Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. My name is नंदिनी जोशी और मैंने लास्ट ईयर IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर करा था और अब मुझे अराउंड 3 मंथ्स हो गए हैं बैंक में जॉब करते हुए। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये मेरे YouTube चैनल पर पहला Q&A वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं आपके जितने क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। आई होप मैंने सारे कवर कर लिए हों और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और वर्क कल्चर कैसा है और क्या प्रेशर, क्या टारगेट्स और सैलरी स्ट्रक्चर ये सब कैसा है, ये सब भी शेयर करूँगी इस वीडियो में मैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन अभी आजकल जो मिल रहा है वो है कि आप कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम में या मेंस के लिए और किस मॉक टेस्ट से आपको अच्छा रिजल्ट मिला। तो इनिशियल डेज में तो मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करा था और उनका लेवल मुझे अच्छा लगता था क्योंकि जब आप बिगनर होते हो तो वो बहुत ही आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं उनके मॉक टेस्ट। मतलब उस टाइम पर तो ऐसा ही था कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे थे और कॉन्फिडेंस देते हैं उनके मॉक टेस्ट और आप एक डिसेंट स्कोर लेकर आते हो मॉक टेस्ट में और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट करता है। बट जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन आगे बढ़ी तो मैंने स्विच कर लिया ऑलिव बोर्ड में। ऑल्दो मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम में सुनती थी कि ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट बहुत टफ हैं और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा उससे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो रियल एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी क्योंकि ऑलिव बोर्ड का जो भी मॉक टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड है, पर उससे आपको रियल एग्ज़ाम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में। आप थोड़ा सा यूज़ टू हो जाओगे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आप लोग भी ट्राई करें। मैंने प्रीलिम मेंस दोनों में उनका मॉक टेस्ट ही यूज़ करा है, मैंने कोई और मॉक टेस्ट यूज़ नहीं करा है इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन में। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने प्रिपरेशन टाइम में ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट ही यूज़ करा था क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है IBPS PO के प्री का। तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनका जो भी सेक्शनल मॉक है या जो भी सारे मॉक्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेंस एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन था उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी गाइडली के मॉक टेस्ट से, क्योंकि आप मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करके जाओ, अपनी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पर जब डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन शुरू होता है तो सब एकदम से टाइप करना शुरू करते हैं, तो एक तो प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है कि आप एकदम नम हो जाते हो कि क्या टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, और सब टाइप कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ या जो भी। तो इसलिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि देख लेंगे इसको उसी टाइम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। तो मैंने गाइडली से उसकी प्रैक्टिस करी थी और एक जो मैंने पॉइंट याद रखा था डिस्क्रिप्टिव के लिए वो ये था कि मैं जैसे ही डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन शुरू होगा आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा तो एकदम से आपके मन में उसको देख के कुछ पॉइंट्स आने लगते हैं कि चलो मैं इस क्वेश्चन पे ये आंसर लिख दूंगी, ये लिख दूंगी, ऐसे में जो भी पॉइंट्स हैं वो अपनी रफ शीट में उनको प्लीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आगे बढ़ता है आपका माइंड थोड़ा ब्लैंक होता जाता है कि अब क्या लिखूँ, अब क्या लिखूँ, और आप चीज़ें भूल जाते हो, जो कि काफ़ी नेचुरल है उस टाइम पर। तो अगर आप उसके पॉइंट्स बनाकर लिख लेंगे तो उस टाइम काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ये एक सजेशन रहेगा मेरा डिस्क्रिप्टिव के लिए, आप सबके लिए। और जीए वाला जो सेक्शन मैंने प्रिपेयर करा था वो था मेरा 2-3 सोर्सेज थे मेरे डेली के लिए। मैं फॉलो करती थी ऋचा मैम को फ्रॉम परशम क्लासेस। उसके बाद RBI सर्कुलर्स वगैरह मैं पढ़ती थी कपिल काठपाल सर से, और वो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उस वजह से। और जो थर्ड चीज़ थी अपरिचित सर का टेलीग्राम चैनल, मैं उससे जो भी वो क्विज़ेज़ वगैरह उन्होंने भेजे थे एग्ज़ाम के पहले, और जो भी उनके चैनल में न्यूज़ चैनल के वो आर्टिकल आते थे वो मैं डेली ऐसे ही पढ़ती थी कि मेरी रीडिंग हैबिट भी अच्छी हो। तो उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। जो वो क्विज़ेज़ थे उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था मेरे लिए। तो ये 3 सोर्सेज़ थे मेरे जीए की प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो हो गई अब मेंस की बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कि IBPS PO को क्या काम करना होता है और जो मतलब ब्रांच होती हैं
उसमें मतलब ब्रांच का हेड कौन होता है, तो ब्रांच का हेड पीओ तो नहीं होता है, वो होते हैं ब्रांच मैनेजर। वो अभी जब हम एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं बैंक को, तो हम होते हैं स्केल 1 ऑफिसर, और जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो जनरली स्केल 3 ऑफिसर होते हैं। तो ब्रांच मैनेजर हेड करते हैं आपकी ब्रांच को। और इसमें है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या काम करना है। तो हाँ, हमें सबसे पहले 1 महीने की ट्रेनिंग मिलती है एसटीसीज़ में। हमें डिफरेंट डिफरेंट एसटीसी मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए, और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें ब्रांच में जाके क्या काम करना है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आप नहीं सीख पाते हो उस ट्रेनिंग से, क्योंकि आप जब ऑन जॉब जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल वर्क क्या है, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग तो ऑब्वियसली एसटीसी में नहीं करोगे। तो ब्रांच जाके मेन अभी जो काम है वो ऐसा ही होता है कि आपको पब्लिक डील करना है, कैश हैंडल करना है, और इस बारे में मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगी। और एक क्वेश्चन और है कि मेंस के पजल्स कहाँ से लगाने हैं, वो कैब अच्छी कहाँ से करनी है, ये सब नहीं हो पा रहा है। तो कैसे करें इस चीज़ को सॉल्व? पज़ल के लिए तो एक ही ऑप्शन है आपके पास। देखिए, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ हैं, इतने सारे फ्री सोर्सेज़ हैं। आप बस सर्च करो मेंस लेवल पज़ल, और आपको बहुत सारी पज़ल मिल जाएंगी, और आप उन्हें प्रैक्टिस करो। आप पहले खुद से करने की कोशिश करो, देन देखो जो एजुकेटर हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या उनकी जो अप्रोच है वो ईजी है, क्या आप उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। ऐसा करके आप अच्छा खासा एक रिज़ल्ट देख पाओगे अपनी प्रिपरेशन में। और मेरा जो सजेशन है, आप मेंस की पज़ल को ज़्यादा मतलब ऐसा मत सोचो कि मेंस में पज़ल ही सॉल्व करनी है आपको। आप कोशिश करो कि जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं मेंस में जो भी रीजनिंग का मिसलेनियस वाला पार्ट है, पहले उसका आप वो देखो सिलेबस क्या है, आप वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि मेंस में पज़ल सॉल्व करना मतलब आप अपना अच्छा खासा टाइम दे रहे हो उस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी होती है, छोटी पज़ल नहीं होती है। तो एक तो ये सजेशन रहेगा कि जितना भी मिसलेनियस वाला पार्ट है, पहले उसको कवर कर लीजिए आप मेंस के लिए, उससे भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। एंड देन फिर आप अगर टाइम बचता है तो फिर पज़ल की तरफ जाइए। ओके। और वो कैब का तो खैर, अगर आप निमिषा मैम का एडिटोरियल सेशन फॉलो कर रहे हैं तो वो रोज़ आपको वो कैब कराती हैं। तो आप अगर उसको भी डेली अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको वो कैब में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरे केस में तो मुझे नहीं आई प्रॉब्लम वो कैब में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उनका एडिटोरियल वाला सेशन फॉलो करा था, और उससे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वो उसमें प्रॉपर वो कैब समझाती हैं। फिर उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, वो भी बताती हैं। और रोज़ कुछ ना कुछ वो जब एडिटोरियल चलता है तो उसमें भी वो वर्ड्स का मीनिंग और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब बताती रहती हैं। तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है इस कॉन्सेप्ट की। अब है कि एक क्वेश्चन है सिबिल स्कोर, कि सिबिल स्कोर मेरा 610 है, प्री अच्छा हुआ है, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या उसके बाद सिबिल का कुछ प्रॉब्लम आएगा? तो नहीं, एज सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस आपने कोई लोन लेके अगर वो रीपेमेंट टाइम पर नहीं करा है, अनलेस ऐसा कोई इशू नहीं आता है। क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये चीज़ें तो चेक नहीं हुई थी। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सिबिल तो चेक नहीं हुआ था। अब वो बैंक टू बैंक शायद डिफ़र करता हो, बट ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि सिबिल स्कोर कोई ह्यूज प्रॉब्लम है। बस अगर आप डिफ़ॉल्टर ना हो, और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सिबिल तो आप कभी भी अपना सुधार सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोन ले लो, और टाइमली रीपेमेंट करो चीज़ों का, तो आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हो। वो कहीं पर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक जो क्वेश्चन मैं अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में पाती हूँ कि आई एम मैरिड, and the question is that I am 3 months pregnant, so please suggest me how to prepare for bank exam because it is little bit difficult for me to study during pregnancy. Okay, so I can totally understand कि चीज़ें कितनी टफ हो सकती हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड, तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालनी पड़ती हैं। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे केस में तो मुझे फैमिली से, अपने हस्बैंड से पूरा पूरा सपोर्ट मिला था। तो प्रिपरेशन मैंने अच्छे से अपनी कर ली, और मैंने सिलेक्शन भी ले लिया।
अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम में आई नो हार्मोन्स का थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता है, आप के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट एज़ यू आर सेइंग कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, तो अभी ये जो लास्ट के 2 ट्राइमेस्टर होंगे आप थोड़ा इजीली इनमें पढ़ाई कर पाओ। अगर आप अपना मन लगाओगे इस चीज़ में विदाउट टेकिंग स्ट्रेस, आप अच्छे से कर लोगे चीज़ें। क्योंकि मैंने भी अपने बैच में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि दे आर प्रेग्नेंट बट स्टिल दे क्रैक द एग्ज़ाम। तो आप कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अब यहाँ से बिना स्ट्रेस लिए अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए इस चीज़ में, अपने हस्बैंड को समझाइए अपने ड्रीम्स के बारे में और ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आपको बस अपना एक टाइम टेबल सेट करना है, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है और उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट को डील करना है। क्योंकि ये तो सबसे बेहतर आप ही जानती होंगी कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, क्या सेक्शन आपका वीक है, तो आपको उन चीज़ों पर काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सो ऑल द बेस्ट। अब एक क्वेश्चन है कि मैं आईबीपीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दूंगी, प्लीज़ सजेस्ट मी कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। तो सीमा सिंह जी का कमेंट था ये। सीमा सिंह जी, आप मेरा चैनल विजिट कर सकती हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो करे अपनी प्रिपरेशन टाइम में और कैसे अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ आप एक बार चैनल चेक करें और वीडियोस को देखें। एक क्वेश्चन है कि क्या अंकुश लांबा सर सही हैं बिगनर्स के लिए फॉर पजल। तो मैंने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन करी है रीजनिंग की, वो अंकुश लांबा सर के साथ ही करी है। तो वो मतलब बेस्ट हैं अपने फील्ड में। आप उनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारा फ्री मैटर भी मिल जाएगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा एडवांस में प्रैक्टिस करनी है तो आप उनका कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम में उनको फॉलो करा है और आप भी उनका चैनल एक बार विज़िट कर सकते हो। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहती हूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपने कमेंट सेक्शन में देखती हूँ। एक तो क्वेश्चन होता है कि आई एम मैरिड और मैं कैसे हैंडल करूँ, आपने कैसे हैंडल करा सब अपनी प्रिपरेशन टाइम में। तो एक टाइम टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है। क्योंकि आई नो एक हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल हो सकता है कि अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करना, साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम देना। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। इस पॉइंट ने मेरे लिए काफ़ी काम करा कि मुझे फैमिली से, अपने हस्बैंड से पूरा सपोर्ट मिला इस चीज़ में। तो एक पॉइंट तो ये है ही। बाकी एक प्रॉपर टाइम टेबल तो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, तभी आप चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी थक गए हैं तो अभी छोड़ देते हैं आज की प्रिपरेशन या आप आज रहने देते हैं, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रही हैं। आपको पूरा पूरा मोटिवेट रहना है, कैसे भी करके खुद को मोटिवेट रखना है, उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है। यही चीज़ें होंगी जो आपके लिए काम करेंगी। क्योंकि आप कुछ इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मल एस्पायरेंट जैसे आप चीज़ें छोड़ नहीं सकते कि हम फैमिली फंक्शन में नहीं जाएंगे या हम बस दिन भर पढ़ाई करेंगे, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं था। पर अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी सक्सेसफुल होंगे इस एग्ज़ाम में। सो यही होगी मेरी एडवाइस कि एक टाइम टेबल बनाइए और उसके साथ स्टिक रहिए। एक क्वेश्चन कि पीओ का एक्चुअल में जॉब प्रोफाइल कैसा है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस रहा है इन 3 मंथ्स में, सब कहते हैं एक बार एग्ज़ाम क्लियर एंड लाइफ सेट, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही एक्चुअल चैलेंजेस आते हैं। आपका ये जो जॉब प्रोफाइल है वो कस्टमर डीलिंग का है और एक मेन चीज़ कि ये पैन इंडिया जॉब है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको घर के पास जॉब मिलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो भी लक पर डिपेंड करता है। मेरे केस में मुझे फर्स्ट पोस्टिंग रूरल मिली, वो भी घर से दूर, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ एडजस्ट करने में चीज़ों के साथ, बट समहाउ एडजस्टेड। तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं कि हाँ,
मतलब आपको अपने घर से दूर जाके जॉब तो करनी पड़ सकती है। बाकी कस्टमर डीलिंग प्रोफाइल है तो तरह-तरह के कस्टमर आएँगे। कुछ कस्टमर बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, कुछ के साथ आपको लगेगा कि बहुत टफ़ हो रहा है डील करना। बट ये सारी आपको जो भी ट्रेनिंग है, जो भी टिप्स हैं, ये सब आपको ट्रेनिंग के टाइम में बता दिए जाएँगे कि आपको कैसे डील करना है, क्या डील करना है। अभी तो जो ब्रांच का हेड होता है वो ब्रांच मैनेजर होता है, तो आपको अभी इतना एज़ सच टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हमारा इनिशियली जो हमारा काम होता है वो होता है कस्टमर डीलिंग बस। कस्टमर आ रहे हैं, उनके जो भी क्वेश्चन हैं वो उनको समझाना और बैंक के प्रोडक्ट्स क्या हैं वो उन्हें समझाना, क्योंकि उनकी क्वेरीज़ इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड रहेंगी। तो इन सब के बारे में आपको अपने आप को अप टू डेट रखना होगा। और अभी आप एज़ अ जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर पहले के कुछ 6 मंथ ऐसा सर्व करते हो, उसके बाद आप जाते हो एडवांसेस वाले सेक्शन में, तो आप इतना प्रेशर मत लो। सब यहाँ आपको सिखाने के लिए ही बैठे हुए हैं। आप आराम से सीख जाओगे और सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाएँगी। बाकी अभी जो इनिशियल डेज़ हैं वो इतने हेक्टिक नहीं हैं। कुछ ऐसा मैंने टारगेट्स और प्रेशर वग़ैरह कुछ ऐसा महसूस तो नहीं करा अभी तक। और क्योंकि रूरल ब्रांच है तो टाइमिंग भी काफ़ी सही चल रही है, इतना अभी कोई लेट सेटिंग नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी अर्बन या थोड़ा सेमी अर्बन या मेट्रो ब्रांच होती है तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। आपको थोड़ा लेट बैठना पड़ सकता है ब्रांच में, क्योंकि आप एक ऑफ़िसर हैं। तो जब तक सारी चीज़ें ब्रांच में कैश क्लोज़ नहीं हो जाता, डे एंड नहीं लग जाता, तब तक आपको ब्रांच में रहना ही पड़ेगा। तो मेट्रो ब्रांचेज़ में टाइमिंग इसलिए ज़्यादा होती हैं। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टफ़ हो सकता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। बाकी अगर आप क्लरिकल की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही सही है। लाइफ़ में अगर आप कुछ और टारगेट कर रहे हैं तो वो फिर जॉब प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम होता है। 5 या साढ़े 5 तक आप फ्री हो जाते हो क्लरिकल कैडर में, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सूट करता है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। अगर अब हम बात करें सैलरी की, पर्क्स की, तो जो सैलरी है वो काफ़ी डिसेंट है। इनिशियली आपको 75,000 प्लस अमाउंट इन हैंड सैलरी मिलती है और पर्क्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं और ये चीज़ काफ़ी सारे एस्पायरेंट को मोटिवेट कर सकती है। और हमें काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे हम एसटीसी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसका अलाउंस अलग से मिलता है। और हम लीज़ लेते हैं घर के लिए, तो वो अमाउंट हमें अलग से मिलता है। और क्वार्टरली क्लेम्स अलग से मिलते हैं, जिनमें कि अगर आपके पास व्हीकल है तो पेट्रोल के लिए अलाउंस मिलेगा आपको, आपको ब्रीफ़केस के लिए अलाउंस मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस मिलेगा। मतलब काफ़ी सारे पर्क्स हैं, जो चीज़ें आपको मतलब लगेगा कि हाँ यार, इतनी मेहनत करने के बाद अब उसका कुछ आउटकम अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज़ तो आई नो रियल मोटिवेशन फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अर्न करते हो इस जॉब में। स्टार्ट के लिए अच्छा है और धीरे-धीरे चीज़ें विद टाइम आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करे हैं इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं विद टाइम ऐसे ही Q&A वीडियोज़ और लेकर आती रहूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।